नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बिहार में जिस तरह से आंदोलित हुआ पूरा विपक्ष, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का जो फैसला है उसको लेकर सुनवाई होनी है, तो ये तमाम चीजें सरकार को घेर रही हैं। लेकिन क्या सरकार सच में कटघरे में खड़े हो पा रही है? क्या विपक्ष का जो आंदोलन है वो कामयाब हो पा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाना सरकार के लिए कोई टेंशन की बात है, चुनाव आयोग के लिए कोई टेंशन की बात है? इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ केपी मलिक जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, किस तरह से देख रहे हैं वोटर लिस्ट रिवाइवल को लेकर, जिस तरह से हंगामा बिहार के अंदर हो रहा है? और उसके बाद मैं जिक्र ट्रेड यूनियन का जो भारत बंद है उस पर भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले चुनाव आयोग की बात। देखिए, अगर आप ये देखें जो बिहार में चुनाव आयोग का मामला चल रहा है, बड़ा हास्यास्पद नज़र आ रहा है। एक तो जिस तरह से चुनाव आयोग ने एकदम से जो है कि भई हम पुनर्व्यवस्थीकरण करेंगे और जाँच-पड़ताल करेंगे। अरे महज़ कुछ महीनों पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है और आप दोबारा से ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग पे उँगलियाँ उठ रही हैं और चुनाव आयोग कटघरे में है। कोई खाली बिहार चुनाव को लेके ऐसा तो नहीं है। पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग के ऊपर जिस प्रकार के आरोप लगे हैं और चुनाव आयोग की जो छवि धूमिल हुई है, वो मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले जो चुनाव आयुक्त थे, उनके ऊपर तमाम आरोप लगे। आपने देखा होगा हरियाणा को लेके, महाराष्ट्र में कई इस तरह की घटनाएँ आई। उससे पहले ही चुनाव आयोग कटघरे में था और अब ये बिहार की घटना ने चुनाव आयोग को बिल्कुल ही ऐसा दिखा दिया है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं सत्ताधारी दल के इशारे पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये आई है चीज़ें कि चुनाव आयोग को अपने ही आदेश को वापस लेना पड़ा, चुनाव आयोग को 2 कदम पीछे लेने पड़े। हमें इस बारीकी में जाना होगा। इस बारीकी में जाने का मतलब ये है कि आज सत्ताधारी दल भी जो 2024 से पहले मजबूत था, वो मजबूती उसमें सत्ताधारी दल में नहीं है। कहीं न कहीं आज सरकार भी कमज़ोर सरकार है और उस कमज़ोर सरकार है, उसके ऊपर विपक्ष हावी है। अब अगर ये बिहार का जिस प्रकार का मामला है, जब हो हल्ला शुरू हुआ, आपको ध्यान में होगा एक संस्था है एडीआर की जो चुनाव के तमाम इलेक्शन पे दूसरी हरकतों पे नज़र रखती है। वो सुप्रीम कोर्ट गई, उनके वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की कि भई इस पे रोक लगानी चाहिए, इतना समय नहीं है कि बिहार में आप नई सूची लाएँ और सूची में गड़बड़ियाँ ठीक करें। अगर गड़बड़ी थी तो आपने लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं की? तो इससे चुनाव आयोग को लगा कि वो टिक नहीं पाएँगे सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए वो 2 कदम पीछे ले रहे हैं। हालाँकि 10 तारीख है, उसमें 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, ये भी हमारे आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की कार्यप्रणाली चल रही है चुनाव आयोग की, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों की नज़रों में उसकी छवि बहुत खराब हुई है, जो देश के लिए, संविधान के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जी। 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करेगा उसमें क्या क्या बातें रहेंगी उस पर तो नजर रहेगी, लेकिन 9 तारीख को विपक्ष जिस तरह से सड़क पर उतरा है, तेजस्वी यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, पप्पू यादव हो गए, क्या ये कोई दबाव चुनाव आयोग इनका महसूस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? कि क्या होगा, क्या देख पा रहे हैं इस राजनीतिक हंगामे के बीच? नहीं, नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष जिस प्रकार से आंदोलन कर रहा है, जिस प्रकार से आवाज़ बुलंद कर रहा है और सड़कों पे उतरने की बात है, चुनाव आयोग तो दबाव में है ही। तभी तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही अपना कदम वापस ले लिया है। क्योंकि चुनाव आयोग को पता है कि उसका घिरना तय है। आम आदमी भी इस बात का सवाल उठा रहा है चुनाव आयोग पे कि भई अगर आप जो है इसमें काट-छाँट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट को चेक कर रहे हैं, तो इसी वोटर लिस्ट के आधार पे तो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है। तो यानी कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। जो लोग जीत के आए हैं, वो सही तरीके से चुनाव नहीं हुआ, तो उनकी भी सदस्यता जानी चाहिए। तो इसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे चुनाव आयोग गिरता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष जिस प्रकार से विरोध कर रहा है और जिस प्रकार से मुखर होकर आवाज़ उठा रहा है, उस आवाज से कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो है दबाव में है, निश्चित तौर पे। एक तरफ बिहार बंद का ऐलान हुआ है, तो दूसरी तरफ भारत बंद का ऐलान भी हुआ है। और ट्रेड यूनियंस अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जिस तरह से सरकार के सामने गई, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब सड़क पर ट्रेड यूनियंस उतर रही हैं।
25 करोड़ जो कर्मचारी बताया जा रहा है कि वो लोग सड़कों पर उतरे। तो सरकार एक तरफ तो इलेक्शन को लेकर घेरती हुई दिख रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो कर्मचारी संघ है ये भी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। तो क्या देख पा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई दबाव महसूस कर रही है? चुनाव आयोग जो कर रहा है सो कर रहा है। देखिए, अगर आप देखते हैं पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देखें और अभी तीसरा कार्यकाल चल रहा है, लगभग 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हम्म। इसमें जिस प्रकार से सरकार की कार्यप्रणाली रही है, आप हाल ही में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद पे ये हुआ है कि 5,000 स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए, 5,000 स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं आ रहा है। अरे भाई, उत्तर हम्म। प्रदेश में आपकी 8 साल से सरकार है, क्या हम्म। आपने वहाँ जाँच-पड़ताल नहीं करी? आप 6 महीने में इलेक्शन की तो जाँच-पड़ताल कर रहे हैं, उसकी वोटर लिस्ट की तो जाँच-पड़ताल आप कर रहे हैं बिहार में। आपने हम्म। 11 साल में शिक्षा के जो क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं, शिक्षा का जो ज़िम्मेदारी सरकार की है, उसमें हम कहाँ खड़े हैं? 8 साल में आपने निरीक्षण नहीं किया एक भी स्कूल में? स्कूलों में बच्चों की क संख्या क्यों कम हो रही है लगातार? इस पे सरकार ने कोई रिपोर्ट लेने की कोशिश नहीं की? तो ये हम्म। जताता है कि सरकार जो है, जो सत्ताधारी दल है, वो कहीं न कहीं चुनाव जीतने के चक्कर में बाकी सब चीज़ों को भूल गया है। अब आप हम्म। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, आपने हवाई यात्रा, हवाई क्षेत्र का जो मामला था एयर इंडिया, वो आपने बेच दिया। बीच-बीच हम्म। में खबरें आती रहती हैं कि रेलवे को आप बेचने जा रहे हैं, कई पीएसयू आपने बेच दिए हैं। तो ट्रेड यूनियन में जो लोग काम कर रहे हैं, ट्रेड यूनियनें जो संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, अब रेलवे की ट्रेड यूनियन आप देखेंगे कि पूरे भारत में कितने करोड़ लोग रेलवे से जुड़े हुए हैं और उनकी ट्रेड यूनियन है, जब वो सड़कों पे आएँगी तो क्या होगा? दूसरी पीएसयूज़ हैं सरकार की इतनी सारी। दूसरे, अब अगर आप स्कूल के में इस तरह से करेंगे तो टीचर एसोसिएशन है, टीचरों की जो संगठन है वो सड़कों पे आएँगे। तो देश में ये किस प्रकार का माहौल बन रहा है? क्या सरकार को इस बात की भी चिंता है या खाली वोटर लिस्ट चेक करना, वोटर लिस्ट में हेरा-फेरी करना, चुनाव आयोग को यूज़ करना, बाकी संस्थाओं को यूज़ करके चुनाव जीत लेना ही सरकार की परिणीति बना हुआ है और बाकी हम्म। ज़िम्मेदारी सरकार की कोई नहीं है? क्या आप बता हम्म। सकते हैं कि पिछले 1 दशक के अंदर कोई बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी भारत में बनी हो, जो जिसका ज़िक्र हम लोग करें बैठ के कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है, शिक्षा के हम्म। क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम इस सरकार ने, कोई राज्य सरकार ने उठाया है? या आप ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के सेक्टर में एक बहुत बड़ा कोई ऐसा एक कदम उठाया है सरकार ने या एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जिसकी चर्चा हम करें? तो हम्म। सरकार की नीयत पे शक है लोगों को, इसलिए लोगों ने सड़कों पे उतरना शुरू कर दिया है। और ये मामला मुझे घटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ये मामला हम्म। बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी एक क्षेत्र में मुझे जो तत्कालीन सत्ताधारी दल है, उस पे डाउट होता नज़र आता है। अब आप हम्म। देखिए हमारी विदेश नीति का क्या हुआ? हमारे प्रधानमंत्री कम से कम 75 से 80 देश लगातार घूम रहे हैं। अभी हम्म। हाल ही में 30 से ज़्यादा देशों में आपने अपने सांसदों को भेजा ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनज़र और रिपोर्ट क्या हम्म। आई कि अगले दिन जो है, जो जो कमेटी जाँच करेगी आतंकवादियों की, उसका मालिक ही, उसका चेयरमैन ही पाकिस्तान को बना दिया जाए, बताइए। अब जिसके हम्म। ऊपर आरोप लगते हैं आतंकवाद का सरगना बनने की, जो तमाम आतंकवादी दुनिया के हैं, वो सब शरण लेके बैठे हैं पाकिस्तान में और उसी को हम्म। आप जाँच दे दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो भारत कहाँ पहुँच गया है? आज आप हम्म। ये देखिए, आज की ताज़ा खबर है कि जिस प्रकार से गठजोड़ हो रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हमारे खिलाफ जिस तरह की आवाज़ें भारत के खिलाफ वहाँ उठ रही, तो ये भारत के लिए बड़ा खतरनाक और बड़ा खतरे की घंटी है ये। तो इस पे हम्म। क्या सरकार चेत रही है? हमारी हम्म। विदेश नीति कहाँ है? तो इसलिए इसलिए आपको देखना होगा कि तमाम मोर्चों पे आज की सत्ताधारी दल घिरी हुई है और उसी की परिणति है कि बिहार में मुखर होके लोग बोल रहे हैं। और ये आप कोई संगठन, कोई पार्टी, विपक्ष कोई मत देखिए। आम आदमी भी ये सवाल पूछ रहा है और ये कॉमन सवाल है। आम आदमी हम्म। सीधा-सीधा सवाल पूछ रहा है कि मुझे बारीकी में नहीं जाना है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं, तो जो 6 महीने पहले, साल भर पहले इलेक्शन हुआ है, तो क्या वो भी गलत था? तो उसका जवाब चुनाव आयोग के अधिकारियों के, चुनाव आयोग के वकील के, चुनाव आयोग के चेयरमैन के, किसी के पास नहीं है। तो वहाँ जब बोलती बंद होती है, तो कहीं न कहीं शक की सुई उनकी तरफ जाती है।
तो इसका हुँ, हुँ। जवाब किसी के पास नहीं है, जिसमें चुनाव आयोग भी फँसता हुआ दिखाई देता है और तत्कालीन जो सरकार है वर्तमान में, वो भी गिरती हुई नज़र आती है। जी। हुँ, हुँ, हुँ। सर आपने नियत का ज़िक्र किया, तो एक बड़ी अगर तस्वीर देखें, तो 2014 से पहले जो माहौल कांग्रेस के लिए बन रहा था, जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर रहे थे, अन्ना हज़ारे ने किस तरह का आंदोलन किया, बाबा रामदेव अपनी तौर पर अपनी बातें कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी, वो कर रही थी। तो एक जो गुस्सा, नाराज़गी सरकार के प्रति 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के प्रति थी, वो क्या अब 2024 के इलेक्शन के बाद 2025 क्योंकि आ गया है, तो अब वो वैक्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है सरकार के खिलाफ कि लोग खुश नहीं हैं, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो अभी तक जिन मुद्दों को उठा रही थी, वो अब और पुरजोरी के साथ उठा पा रही, सरकार को घेर पा रही। और सामाजिक तौर पर भी ये ट्रेड यूनियन हो गया, तमाम मुद्दे, बेरोजगारी और महंगाई और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये भी हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा कार्यकाल था कांग्रेस पार्टी का, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और बहुत ज़्यादा कांग्रेस अहम में थी और बहुत सारी गड़बड़ियाँ उस दौरान हो रही थी और देश में महँगाई के प्रति, बाकी लूट-पाट के प्रति बहुत गुस्सा था। और उसी को लेके, उसी को भुनाने का काम पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों ने किया था, अन्ना हज़ारे को फ्रंट पे लाके और कहीं न कहीं जनता उनके साथ जुड़ी थी क्योंकि इस तरह के भरमाने वाले जुमलेबाज़ी अन्ना हज़ारे ने भी की थी और इन्होंने भी की थी। अगर हम पीछे मुड़ के चाहे वो रामदेव हों, चाहे वो अन्ना हज़ारे हों, चाहे बाकी लोग हों, चाहे किरण बेदी हों, अगर हम उनसे सवाल पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या पाया तो आकलन करते हैं कि हमें जैसे ठग लिया गया हो। आज कहाँ है अन्ना हज़ारे? क्या पिछले 11 साल में उनको देश में जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी याद नहीं आई है? रामदेव कह रहे थे कि ₹35 लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए। कांग्रेस के ज़माने में 60-65 लीटर पेट्रोल बिक रहा था, तो वो 35 कहाँ, वो तो ₹100 से नीचे तो आया ही नहीं पिछले 11 साल में। वो तो ₹100 के आस-पास बिक रहा है। तो क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लेके आए थे? स्मृति ईरानी दिल्ली में छोटी-छोटी चीज़ों पे लगातार जो है स्ट्राइक करती थी, सड़कों पे आ जाती थी, कभी गैस का सिलेंडर लेके आ जाती थी, कभी प्याज की माला पहन के आ जाती थी। तो आज वो कहाँ प्याज चला गया? क्या किसान खुशहाल है क्या? किसान की आमदनी आप दोगुनी कर रहे हैं, वो एक भी नहीं हुई है। उसको फैक्ट्रियाँ लग गई हैं नकली खाद की, नकली बीज की और नकली फर्टिलाइज़र और केमिकल और कीटनाशक नकली आप बेच रहे हैं और सरकार की असर किसान की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये जो ठगने वाला काम था, जब कोई भी सवाल पूछते हैं, एक चीज़ और याद करिए आप, ब बड़े तौर पे जब मोदी जी कहते थे कि काला धन लेके आएँगे, एक-एक जो बाहर लोग बैठे हैं, धन लूट के गए, उनको एक-एक को वापस लाएँगे। एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं आप? इनके कार्यकाल में तो उल्टे ही कई सारे भाग गए, नीरव मोदी जैसे लोग भाग गए इनके कार्यकाल में। ललित स्विस मोदी इनके बैंक क से डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया वही। पैसा। तो आप ये जुमलेबाज़ी करके जनता को बहुत देर तक नहीं भरमा सकते, बहुत देर तक मूर्ख नहीं बना सकते। आपने जो सवाल किया है, जो बुनियादी सवाल आपने कहा है कि कांग्रेस के 2013 और 2014 का जो समय था, उससे कहीं गंभीर समय आज है, इसीलिए जनता सड़कों पे उतर रही है और ये तो अभी एक शुरुआत है। अभी आप देखिए, क्योंकि आपने देखा है कि वो 2024 से पहले वाले मोदी नहीं है। ये 2024 के बाद के मोदी हैं, जो बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही थके हुए और बहुत ही घिरे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इनके पास किसी भी क्षेत्र का जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं है। अरे भाई, अब आप तो अपनी पार्टी का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं। इसका सीधा-सीधा मतलब है कि आपके संगठन में ही आपके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। आप आरएसएस जो सबकी जननी है इनके संगठनों की, वही आपसे नाराज़ है। अब रोज खबरें आ रही हैं कि संघ भाजपा से नाराज है। भाजपा कौन है? भाजपा मोदी शाह है। तो संघ अगर मोदी शाह से नाराज है तो जान लीजिए कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम संगठन के अंदर चल रही है और इसमें हुँ, भी आपको बहुत जल्द एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा, मुझे ऐसा लगता है। हुँ। सर बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे थे पहले कि देखिए विपक्ष के नेता सड़कों पर नहीं उतरते हैं, सिर्फ ट्वीट करते रहते हैं और डिजिटली एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार को घेरने के लिए जो आपको बुनियादी तौर पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अब विपक्ष थोड़ा उस चीज़ के लिए जागरूक हुआ है? क्योंकि बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक साथ नज़र आए, पप्पू यादव सड़कों पर हंगामा करते हुए दिखे, तो आपको लग रहा है कि ये जो कुछ लोग शक शक और शंका
पैदा कर रहे थे कि विपक्ष सिर्फ जो है एसी रूम में बैठकर काम करना चाहता है, उससे बाहर आए ये लोग। देखिए, आपको ये समझना होगा कि विपक्ष कौन है अभी और विपक्ष कौन-सा है। अगर आप सब सियासी दलों की बात करें, सियासी दलों में तो मायावती जी भी हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश भी हैं, बाकी दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस के तमाम नेता दुबक गए हैं, या तो समझौता कर लिया उन्होंने भाजपा के साथ चले गए हैं और या चुपचाप बैठ गए हैं। तो कहीं न कहीं वो खुद चोर हैं, खुद उन्होंने अपने कार्यकाल में चोरी की हुई है, इसलिए वो एजेंसियों के डर से चुपचाप बैठे हैं। लालू जी। यादव को अगर आप देखेंगे, वो तो जेल में उन्होंने जीवन बिता दिया, तो उनको तो जेल जाने से डर लग नहीं रहा है। तेजस्वी हुँ, यादव भी जेल जाने को तैयार है। राहुल गांधी भी जेल अगर नहीं गए हैं तो उनकी सदस्यता चली गई है, उनको बर्खास्त कर दिया, तमाम आरोप उनके ऊपर है, तो वो भी कितना डरेंगे, तो उनका भी डर निकल गया है। पप्पू यादव जो है वो तो लगातार बिहार में विरोध करते ही रहते हैं सरकार का, उनको भी कोई डर नहीं है जेल जाने का। तो ये इस प्रकार के लोग सड़कों पे उतरे हैं। अभी भी एक मुश्त विपक्ष को जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ या जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसके खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए, वो विपक्ष एक साथ नहीं आ रहा है। क्या ये जी। जो चीजें आप देख रहे हैं, चाहे वो बिहार की हो चाहे देश की हो, जो गड़बड़ियां चल रही हैं, इस पे कोई सवाल मुखर होकर मायावती जी ने पूछा है? वो तो एक बहुत हुँ, बड़े वर्ग की नेता है, उनके वर्ग बिल्कुल। के ऊपर तो तमाम चीजें अत्याचार हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। क्या उन्होंने एक सवाल पूछा है? क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि उनको कहीं न कहीं एजेंसी का डर है। एजेंसी का क्यों डर है? उसके तमाम कारण आप समझते हैं। तो ऐसे जी। नेताओं की लंबी फेहरिस्त है, जो चुपचाप बैठे हुए हैं। हम बात अगर करते हैं, उनकी करते हैं कि वो सड़कों पे क्यों नहीं उतरते हैं। लालू का हुँ, परिवार तो जेल जा चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू के परिवार ने भी सियासत में रहते हुए गड़बड़ियाँ की होंगी, बिल्कुल की होंगी, लेकिन वो मुखर होके सरकार के खिलाफ आवाज उठाता रहता है। इसीलिए आज वो इस हालात में है कि एक मजबूत सियासी दल बिहार में है। पिछली बार भी आप देखिए, सरकार भले ही नीतीश कुमार की बनी हो, लेकिन सबसे बड़े सियासी दल के रूप में उभर के आया था। और इस वक्त इस बार जिस प्रकार के हालात बिहार में बने हुए हैं, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव तमाम सियासी दलों से आज भी बहुत आगे हैं, और उसी घबराहट में भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए वो तमाम शाम दाम दंड भेद करके जो है अपनी सत्ता वहां पे कायम करना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार का माहौल शुरू हो गया है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में कामयाब हो पाएगी। जी। हुँ। सर बदलाव की चिंगारी कहीं न कहीं से तो उठेगी। अब वो चिंगारी आरजेडी की तरफ से उठे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठे, ज़रूरी तो नहीं है कि सभी एक साथ आकर एक मुश्त जो है भारतीय जनता पार्टी पर टूट पड़े और ये संभव भी नहीं है। जैसा कि आपने बताया नेता और जो ये बड़े-बड़े पार्टियों के लीडर्स हैं, ये कहीं न कहीं दबाव में हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही कुछ ऐसे काम कर रखे हैं जिसका भुगतान ये कर रहे हैं, तो निडर ये हो नहीं पा रहे हैं। तो जो लोग निडर हो गए हैं, वो लोग अगर आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। आपने भी बात की ही है, जिस तरह से बिहार में एक शुरुआत हुई है, और इसमें कोई आप इसको छोटा मत समझिए जो बिहार से आवाज शुरू हुई है। आप हुँ, अगर थोड़ा-सा पीछे चले जाएँगे, 70-80 साल पीछे चले जाएँगे, 100 साल पीछे जाएँगे, तो महात्मा गांधी ने तो अपना आंदोलन बिहार से ही शुरू किया था। हुँ, जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत बिहार से की थी। बिहार तो सियासत का बहुत बड़ा केंद्र है। कोई भी अगर देश में सियासत की चिंगारी से या शुरुआत कहीं से होती है, वो बिहार है, और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए आप हल्की शुरुआत मत समझिए इसको, ये बहुत बड़ी शुरुआत है। और इसी के साथ आप जोड़ लीजिए कि अब आज मोदी और गुजरात लॉबी के खिलाफ अंदर से आवाज उठने लगी है, जैसा मैंने कहा। आज हुँ, इनके खिलाफ संघ के अंदर से भी आवाज उठ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल लोग भी इनके खिलाफ हो गए हैं। हालांकि वो खुल के अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब एक माहौल देश में बनेगा, तब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में इनके खिलाफ लोग खटखट खटखट बाहर आने लगेंगे। अभी तो हुँ, उनको भी पता है कि उनको, अगर वो मुखर होके बाहर आते हैं तो उनका हश्र क्या होगा, क्योंकि हुँ, आज भी एजेंसियां तो इन्हीं के पास हैं। तो एजेंसी के डर से काफी लोग चुप हैं, और वो हुँ, डर तो अंदर के लोग ही निकालेंगे। देखिए, जिसको आप बाहर से नहीं हरा सकते, उसको अंदर से हराया जा सकता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जो पवित्र ग्रंथ है रामायण, उसमें छिपा हुआ है। जब तक विभीषण शुरुआत नहीं करेगा, तब तक राम जो है रावण को नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए जी, वो अंदर से ही शुरुआत होगी। उस तरह की हुँ, संभावनाएं अब नजर आने लगी है, और विपक्ष ने कम से कम एक शुरुआत तो की।
चाहे उसमें लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, तो ये एक शुरुआत हुई है और मुझे लगता है संविधान को बनाने के लिए, लोकतंत्र को बनाने के लिए सत्ता के खिलाफ आवाज उठती रहनी चाहिए ताकि सत्ता निरंकुश ना हो। आज हमें हुँ, लगता है कि सत्ता कहीं न कहीं निरंकुश है। तमाम जो एजेंसियों पे, तमाम चुनाव आयोग जैसी जो संस्था है, जिसको हम आज़ाद संस्था समझते हैं, अगर उसके ऊपर कंट्रोल हो जाता है, तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। कहीं न कहीं देश के ऊपर एक ये खतरनाक साजिश हम मानते हैं इसको, अगर इस तरह की चीज़ होती है और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, मुझे ऐसा हुँ। लगता है। चलिए देखते हैं क्या होता है, विपक्ष कितनी भूमिका निभा पाता है और भारतीय जनता पार्टी कितने दबाव में आ पाती है और चुनाव आयोग का जो ये फैसला है उसको लेकर आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, देखिए क्या होता है। सारी अपडेट जो है 4 पीएम पर आपको मिलती रहेगी। केपी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। दर्शक हमें जी, कमेंट करके धन्यवाद। बताएं कि वो इस विषय पर क्या सोचते हैं।